फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। वार्मिंग अप सेशन हमने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी यूनिट 2.6 का कंप्लीट कर लिया है और आज हम लेसन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 आज हम देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस होता है शास्त्र, विज्ञान। स्पिरिचुअलिटी होता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता और विज्ञान, इन दोनों का क्या महत्व है, इसको हमें जानना है। पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। We often witness conflict between two groups of people, one that believes in science and the other that believes in religion. देखिए, हमेशा हमें हमें बहुत बार ऐसा सुनाई देता है, हमें ऐसा दिखाई देता है समाज में कि दो समाज के भाग हैं या फिर लोगों समाज के लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक वो जो विज्ञान में विज्ञान को मानते हैं और दूसरे वो जो धर्म को मानते हैं, और हमेशा से उनके बीच में एक टकराव है ना, कॉन्फ्लिक्ट। उनके बीच में हमेशा से एक टकराव होता रहा है। धर्म मानने वाले कहते हैं कि धर्म बड़ा है, विज्ञान कुछ भी नहीं है। विज्ञान कहते हैं, विज्ञान को मानने वाले कहते हैं कि विज्ञान ही बड़ा है, धर्म कुछ होता ही नहीं है। इस तरह से और दोनों में हमेशा हमें टकराव देखने को मिलता है। डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, दिस इज इनडिस्प्यूटेबल। देखिए, डॉक्टर एपीजे कलाम एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। इसके इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसको कोई खारिज कर ही नहीं सकता। इसको कोई अमान्य करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। But he was also convinced that fact and faith can together create a better planet. पर इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद उनका मानना था कि फैक्ट एंड फेथ, फेथ का मतलब होता है आस्था, फैक्ट का मतलब होता है जिसको हम कहेंगे सत्य, कहेंगे सत्य, है ना, जो जो है। फैक्ट मतलब जो है ना। तो डॉक्टर कलाम का भी मानना था कि फैक्ट एंड फेथ टुगेदर, ये दोनों एक साथ आकर ही हमारी दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं डॉक्टर कलाम? कहते हैं कि फैक्ट एंड फेथ, आस्था और सत्य, आस्था और विज्ञान, ये दोनों चीजें अगर मिल जाएंगी तो हमारी दुनिया एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी। क्रिएट अ बेटर प्लैनेट, एक बहुत अच्छा ग्रह हमें मिलेगा। He once told me, science and faith must coexist for human good. और वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि इंसानी के अस्तित्व के लिए, इंसान के अच्छे के लिए, इंसान के अच्छे के लिए ही विज्ञान को और आस्था दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। दोनों को एक साथ रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। अगर आस्था और विज्ञान दोनों एक जगह पर नहीं होंगे तो एक अच्छा मानव समाज कभी भी नहीं बन सकता। ऐसी उनकी मान्यता थी। क्या मानते थे वो? कि विज्ञान और धर्म, विज्ञान और फेथ, आस्था, आस्था और विज्ञान दोनों को भी एक साथ रहना चाहिए। कहीं पर अगर सिर्फ आस्था है तो हम अंधे हो जाएंगे, कहीं पर अगर सिर्फ विज्ञान है तो हम लूले लंगड़े हो जाएंगे। मतलब हमारा मानव समाज अगर हमको अच्छा है देखना है, हमको उसे और भी बेहतर बनाना है,
मानव समाज को और भी बेहतर बनाना है तो आस्था और विज्ञान दोनों को एक साथ रहना होगा, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। साइंस प्रोवाइड्स फोकस, फोकस हेल्प्स अस सॉल्व क्वेश्चंस। साइंस से क्या होता है, हमें एक फोकस मिलता है, हमें एक नजर मिलती है, और उस नजर की वजह से, उस फोकस की वजह से हम हमारे सामने जितने भी समस्याएं हैं उनको सुलझा सकते हैं। डिस्कवर द ट्रूथ एंड कंसीव इन्वेशन, उससे हम सत्य को खोज कर सकते हैं। साइंस, उनके उनके हिसाब से साइंस क्या करता है, साइंस गिव्स अस फोकस, फोकस हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। के बाद में साइंस क्या करता है, डिस्कवर ट्रूथ, है ना, हमें सत्य की खोज करने में मदद करता है। डिस्कवर ट्रूथ एंड कंसीव इन्वेंशंस, है ना, ठीक है ना, कंसीव इन्वेंशन। एक एक करके देखते हैं। फोकस, फोकस क्या है, एक दृढ़ निश्चय, दृष्टि। सॉल्व प्रॉब्लम्स का क्या होता है कि दृष्टि, हमें साइंस क्या देता है, फोकस देता है, फोकस की वजह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। साइंस हमको सत्य की खोज करने में मदद करता है, और साइंस ही है जो हमें नई 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 शोधों के लिए, नए शोध, है ना, इन्वेंशंस मतलब इजाद करना, कुछ नया, है ना, ढूंढ निकालना। इन्वेंशंस मतलब शोध, है ना, सन सन क्या कहते हैं उसको, शोध ही कहेंगे हम, मुझे तो नई चीजें ढूंढ कर निकालने में साइंस ही हमारी मदद करता है। तो साइंस है जो हमें इन सारी चीजों के लिए मदद करता है। पर पर वो कहते हैं फेथ, फेथ, आस्था क्या करती है, फेथ प्रोवाइड्स अस, फेथ प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। जैसे ये फोकस करता है वैसे ये पर्सपेक्टिव करता है। पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टि, एक देखने का नजरिया, एक दृष्टि देने का काम करता है, जिसकी वजह से we help us see our creations and discoveries go on to impact a combination vital for success of societies, है ना, help us see how our creations and discoveries go on, एक नजरिया देता है जो हमें देखने में मदद करता है कि हमारी जो डिस्कवरीज है या इन्वेंशंस है, हमारी जो खोज है, नई चीजें तकनीकी है, इन्वेंशंस, है ना, तो ये जो नजरिया है, ये नजरिया हमें देखने में मदद करता है। क्या देखने में मदद करता है कि किस तरह से हम जो कुछ भी इजाद कर रहे हैं, जो कुछ भी नई चीजें हम खोज कर निकाल रहे हैं, उन्होंने हमारे मानव समाज के सफलता के लिए, है ना, मानव समाज की सफलता के लिए, सक्सेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, है ना, ये डिस्कवरीज और इन्वेंशन ने किस तरह से हमारे मानव समाज के सक्सेस के लिए, सफलता के लिए किस तरह की भूमिका निभाई है, इम्पैक्ट, ठीक है। तो साइंस से हम डिस्कवर कर सकते हैं, साइंस से हम इजाद कर सकते हैं, साइंस से हम नई चीजें बना सकते हैं, और वो नई चीजें जो हम बना रहे हैं, क्या वो हम मानव के कल्याण के लिए किस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो मानव के कल्याण के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं, हाँ, तो क्या कर रहे हैं, नहीं, तो वो हमें करनी चाहिए। क्या हम मानव के असफलता के लिए उसको यूज कर रहे हैं, क्या उसका उपयोग हम उसके लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ठीक बात है। अगर कर रहे हैं तो गलत बात है कि हमें उसे सिर्फ हमारे कल्याण के लिए उसके क्या कहते हैं, हानि के लिए उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए।
Science accelerates progress and faith curbs it within reasonable limits. साइंस क्या करता है, हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारी जो साइंस प्रोग्रेस को क्या करता है, इट साइंस एक्सेलरेट्स मतलब उसको गति प्रदान करता है, एक्सेलरेट्स मतलब एक्सेलरेट्स प्रोग्रेस मतलब उसको गति देने का काम, हमारे हमारी जो हमारा जो विकास है, हमारी जो क्या कहते हैं, मानव समाज के हमारे डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसको गति देने का काम साइंस करता है और उसको लिमिट में रखने का काम, एक मर्यादा में, उसको एक मर्यादा में रखने का काम हमारा फेथ करता है। हमें पता है ना, हमें पता है कि एटॉमिक बॉम्ब में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, पर वो एनर्जी का हमको क्या करना है, हमें सिर्फ उससे बिजली उत्पन्न करनी है, यहीं तक हमको लिमिट, उसको हमें दूसरे लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये हमें कौन बताएगा, ये हमें फेथ बताएगा। फेथ हमें बताता है कि हमें वो जो हम कुछ कर रहे हैं उसको कहाँ तक हमको इस्तेमाल करना है, हमारी प्रगति कहाँ तक हमको करानी है। If the two function true to their roles, they will work together for the betterment of humanity. और ये दोनों भी अगर सही ढंग से उनको, अगर ये दोनों भी सही ढंग से अपनी भूमिका निभाए तो उससे मानव समाज का भला ही होगा, उसका कल्याण ही होगा। ठीक है, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव समाज के बेहतरी के लिए वो काम कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम own life was nourished by multiple faiths. डॉक्टर कलाम, उनका जो जीवन है वो अनेक धर्मों से प्रभावित हुआ है, उनके उनके ऊपर सभी धर्मों का प्रभाव था, बहुत सारे धर्मों का प्रभाव उनको था। His father, a boatman, also served as an imam at their local mosque. उनके जो पिता थे वो एक नाविक थे, पर साथ ही में वो एक मस्जिद के इमाम भी थे, है ना। एंड हिज टू फ्रेंड्स वर फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन्स, और उनके जो दो दोस्त थे वो दो अलग अलग धर्मों से आते थे। वन वॉज अ हिंदू एंड अदर वॉज अ क्रिश्चियन। उनके जो दो दोस्त थे वो उनमें से एक था हिंदू और एक था क्रिश्चियन। पक्षी लक्ष्मणा शास्त्रीगल was the head priest of the famous Rameswara temple and a Vedic scholar. पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री ये जो थे, ये रामेश्वर का जो मंदिर है रामेश्वरम में, दक्षिण भारत तमिलनाडु में, तो वहां पर उनके ये जो लक्ष्मण शास्त्री थे, उनके दोस्त के पिता थे, वो वहां पर वो मुख्य पुजारी थे, रामेश्वरम के मंदिर में वो मुख्य पुजारी थे, और वो एक वेदों के बहुत ही बड़े स्कॉलर भी थे। एंड रेवरेंड फादर बोडल had built the first church on Rameshwara island. और रेवरेंड फादर बोडल जो थे, उन्होंने रामेश्वर की धरती पर पहला चर्च बनाया था। Dr. Kalam recalled how all three of them, in the unique attire of their religion, used to sit and discuss the community's problems and find solutions. और कलाम बताते हैं कि किस तरह से वो तीनों भी अपनी अपनी धार्मिक पोशाकों में एक साथ बैठ करके अपने समाज की समस्याओं को सुनते थे और सुन करके उस पर उपाय योजना वो किया करते थे। तो वो साथ आते थे, तीनों भी साथ रहते थे, साथ बैठकर वो सारी समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का हल निकालते थे। Throughout the nation and the world, the need to have a frank dialogue among cultures, religions and civilizations is felt now more than ever. और वो कह रहे हैं कि देखिए उस वक्त जो होता था वही चीज आज सारी दुनिया मान्य कर रही है कि सभी धर्मों के बीच, सभी आस्थाओं के बीच, सभी मान्यताओं के बीच में एक फ्री डायलॉग होना चाहिए, एक मुक्त संवाद होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सके। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत आज बन चुका है। सारे धर्म ये मान्य करते हैं, सारे धर्म आज ये मानते हैं कि इस चीज को आज होना चाहिए, इसी तरह से हम
कार्य करेंगे तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना पाएंगे। When asked where he got his humility from Dr. Kalam would always attribute it to his father. जब उनसे पूछा जाता था कि भाई आपके ये जो सादगी है, अभी इसको मैं पोंछ देता हूँ, ये अगर आपको चाहिए तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब कभी डॉक्टर अब्दुल कलाम से पूछा जाता था, जब कभी उनसे पूछा जाता था कि भाई आपकी जो ये ह्यूमिलिटी है, ये आपकी जो सादगी है, वो कहाँ से आती है, तो वो हमेशा उसका जवाब दिया करते थे कि मेरे पिता से, है ना, ह्यूमिलिटी या विनम्रता कहेंगे, सादगी से ज्यादा उसको हम कहेंगे विनम्रता। उनको जब भी पूछा जाता कि भाई आप में ये विनम्रता कहाँ से आई है, तो वो हमेशा कहते थे मेरे पिता से। In him he saw how simplicity and divinity could go together, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी में ही देखा था कि किस तरह से एक सादगी, अब सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी, सादगी और डिविनिटी, डिविनिटी का मतलब होता है देवत्व, है ना। उन्होंने देखा था कि किस तरह से डिविनिटी, एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति कितना सादगी भरा हो सकता है, ये उन्होंने अपने पिता में देखा था। Even though his father was a boatman and Dr. Kalam went on to become the president of India, they shared the same values in life. उनके पिता एक बोटमैन थे, एक नाविक थे, और अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने, पर फिर भी दोनों के विचार में कोई भी अंतर नहीं था। उन्होंने वो अपने साथ में ऐसे ही संस्कार लेकर के वो बड़े थे, अपने पिता के ही संस्कार लेकर के वो बड़े हुए थे, और इसीलिए उनके संस्कारों में कोई भी फर्क नहीं आया था। Both believe that if one leads a spiritual life, then that spirituality can lift them out of any kind of confusion, misery or failure. और दोनों भी ऐसा मानते थे कि अगर व्यक्ति एक स्पिरिचुअल लाइफ जीता है, एक आध्यात्मिक का जीवन अगर कोई व्यक्ति जीता है, तो उस आध्यात्मिकता में इतनी ताकत है कि वो उस व्यक्ति को किसी भी कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का क्या मतलब होता है ना, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, मिजरी, है ना, और फेल्योर। फेल्योर मतलब होता है असफलता, मिजरी का मतलब होता है जो हमको तकलीफ होती है ना, तो तकलीफ दे कुछ चीजें हैं, तकलीफ देने वाले, है ना, जो हमें तकलीफ होती है। और कंफ्यूजन मतलब हमें सोच नहीं पाते हैं, हम किसी निर्णय पर नहीं आते हैं। तो वो कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता का जीवन जीता है, तो उसे उस आध्यात्मिकता में इतनी ताकत है कि वो उसे किसी भी कंफ्यूजन में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी असफलता से बाहर निकालने की ताकत उन्हें उसमें है। किसमें? आध्यात्मिकता में। ठीक है, चलते हैं पार्ट 2 के साथ में। अभी थोड़ा वक्त है तो पार्ट 2 भी शुरू कर देते हैं, और पार्ट 2 का कुछ भाग हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, फेथ और साइंस, विज्ञान और आस्था दोनों भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि साइंस जहाँ पर हमें नई नई तकनीकें दे रहा है, हमारे प्रगति को हाथ लगा रहा है, हमारे विकास
मानव समाज का कर रहा है, वहीं पर जो स्पिरिचुअलिटी होती है, वो जो आस्था होती है, जो आध्यात्मिकता होती है, वो हमें एक राइट डायरेक्शन देती है, हमें नजरिया प्रदान करती है और हमें सही रास्ता दिखाने का मार्ग दिखाने की कोशिश करती है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, वो कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही उनके बचपन से लेकर के किस तरह से उन्हें उन पर तीनों धर्मों का प्रभाव रहा है, क्योंकि उनके पिता एक बोटमन थे, खुद एक बोटमन होते हुए भी वो एक मस्जिद के इमाम थे। तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे, वो रामेश्वर टेम्पल के बहुत बड़े पुजारी थे, सबसे बड़े पुजारी थे। और उसी के साथ साथ रेवरेंड बोडल जो है, फादर बोडल, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार रामेश्वरम में चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये तीनों लोग वो कहते हैं कि उस जमाने में वो तीनों लोग एक साथ में आकर के उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, लोगों के जीवन में जितनी भी समस्या है, उस पर हल निकालने की कोशिश वो तीनों भी करते थे, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति कितना भी, जब भी कभी उनको पूछा जाता, डॉक्टर अब्दुल कलाम से पूछा जाता कि उनके अंदर ये जो विनम्रता है वो कहाँ से आई, तो वो कहते थे मेरे पिता से। और वो कहते हैं कि मेरे पिता के अंदर मैंने देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ईश्वर तुल्य व्यक्ति में कितनी सादगी हो सकती है, ये मैंने मेरे पिताजी में देखा था। और वो कहते हैं कि उनके पिताजी हमेशा उनको कहते थे, भले ही वो एक बोटमन थे और अब्दुल कलाम जाकर के एक राष्ट्रपति बने, तो वो कहते हैं कि दोनों के अंदर भी वही गुण थे, वही संस्कार थे जो उनके जीवन को दिशा दे रहे थे। और वो संस्कार क्या थे कि भाई व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता का जीवन जीता है, तो उस आध्यात्मिकता में इतनी ताकत होती है कि उस व्यक्ति को वो किसी भी असफलता से, किसी भी तकलीफ से, किसी भी फेलियर से बाहर निकालने की ताकत वो आध्यात्मिकता रखती है, ऐसा वो कहते हैं। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। In the 1960, when Dr. Abdul Kalam joined ISRO, it was just a fledgling organization. जब 1960 में वो इसरो से जुड़े, तो वो बहुत ही छोटी संस्था थी, बहुत ही छोटी संस्था थी। His interactions with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and the Reverend Peter Bernard Pereira shaped his thoughts on religion. और वो कहते हैं कि उस समय, उस जमाने में इसरो के जो उनके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, उनके साथ और रेवरेंड फादर बर्नार्ड परेरा नाम के जो उनके सरकारी उनके वहां पर वो जो एक फादर थे, तो वो कहते हैं इन दोनों के साथ रहने की वजह से, इन दोनों के क्या कहते हैं उनके संसर्ग में आने से, उनके साथ आने से मेरे ऊपर बहुत ही अच्छे क्या कहते हैं आध्यात्मिक संस्कार हुए हैं। दोनों से मुझे बहुत कुछ धर्म के बारे में सीखने को मिला है। इट वॉज हियर दैट ही लर्न्ड अबाउट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजियस सर्विस। यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार रिलीजियस सर्विस, धार्मिक सेवा क्या होती है, ये पहली बार उन्होंने इसी जगह पर सीखा था। प्रोफेसर साराभाई एंड हिज टीम हैड सिलेक्टेड अ साइट इन तुम्बा, केरला, सेट अप देयर स्पेस रिसर्च फैसिलिटी। और विक्रम साराभाई और उनके कुछ लोगों ने मिलकर के, उनकी एक टीम ने मिलकर के तुम्बा जो कि केरल में एक जगह है, उस जगह पर उन्होंने ऐसा सोचा कि यहाँ पर हमें स्पेस रिसर्च स्टेशन खोलना चाहिए। इट वॉज एन आइडियल साइट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये एक बहुत ही आदर्श ऐसी जगह थी क्योंकि वो हमारे इक्वेटर के पास है ना, विषुव वृत्त के पास बहुत नजदीक वो जगह थी। और इसकी वजह से उस पर जो मैग्नेटिक, उस पर जो चुंबकीय प्रभाव था, वो बहुत कम होने वाला था, या फिर जो कुछ भी है वो बहुत ही अच्छी जगह। But there was a major roadblock in getting possession of the site, as it was the fishing ground of Tumba's fishermen. पर उसमें सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट थी तो वो ये थी, क्योंकि वो जगह जो थी वो वो उस जगह पर रहने वाले, तुम्बा में रहने वाले सभी मछुआरों के मछली पकड़ने की वो जगह थी, और इसीलिए वो आसानी से उनको नहीं मिल सकती थी।
Moreover, it had an old church of St. Mary Magdalene, a bishop's house and a school which was under the administration of the church. और उससे भी बड़ी बात थी कि वहां पर एक चर्च था, वहां पर पादरी के रहने की जगह थी, एक स्कूल था, और ये सारी चीजें चर्च के देख रेख में हो रही थी। तो ये एक बहुत ही, क्योंकि अभी धार्मिक स्थल को हटाना था, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। Government officials predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site and destroy religious institutions for the sake of space research centers. और बहुत सारे जितने भी सरकारी लोग थे, सरकारी कर्मी थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनका ऐसा मानना था कि ये तुम्बा की जगह तो हमको भूल ही जाना चाहिए। क्यों? कि इतने सारे लोगों को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर ले जाना, ठीक है, वो भी कर लेंगे, पर पर किसी स्पेस रिसर्च सेंटर के लिए धार्मिक स्थल को तोड़ना, क्या ये सही बात होगी? ये कभी भी नहीं हो सकता हमारे देश में। ऐसा सभी सरकारी कर्मचारी भी मान रहे थे और सभी लोग ऐसा मानकर चल रहे थे, और इसलिए बहुत बड़ी मुश्किल में डॉक्टर साराभाई और उनकी टीम थी। ठीक है? तो रुकते हैं यहाँ पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।